हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस क्लास 10th। तो लाइफ प्रोसेस कहते किसे हैं? तो हर जीवित जीव अपनी लाइफ को चलाने के लिए नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ करते हैं और उन सारी प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली हमारी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए कंटिन्यूअसली फिजिकल और केमिकल चेंजेस चलते रहते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंजेस चलते रहते हैं। इन्हीं फिजिकल और केमिकल चेंजेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली चलती रहती है। मेटाबॉलिज्म के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें किसी भी चीज़ का सिंथेसिस होता है या किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल से प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म फर्दर अगर हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है रेस्पिरेशन। अब हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे फर्स्ट फिनोमेना होती है वो होती है न्यूट्रिशन। अब आखिर ये न्यूट्रिशन है क्या? तो न्यूट्रिशन मतलब आपने जो फूड इंटेक किया उसको आप ब्रेक डाउन करके आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करे वो अपनी ग्रोथ के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन से प्लांट और एनिमल्स में न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप से प्लांट और एनिमल अपना अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लांट इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है ऑटोट्रॉफ्स और एक होती है हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म इस फिनोमेना को फॉलो करते हैं उसे ऑटोट्रॉफ उन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सॉरी, यहाँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आएगा, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो एनिमल ऑटोट्रॉफ की फिनोमेना को फॉलो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और बेसिकली ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये प्लांट्स होते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स का मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करें इनऑर्गेनिक मटेरियल से, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इनमें आते हैं प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गीज एक्सेट्रा। अब प्लांट में जो अपना फूड प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस होती है वो प्लांट करते कैसे हैं? जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस जो है ये होता कहाँ है और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस की हम प्रोसेस समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता क्या है। ये हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं।
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकालते हैं और कुछ मॉलिक्यूल वाटर के निकलते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आखिर ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? तो साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ होता है? तो जो भी प्लांट में जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में ग्रीन प्लांट में प्लास्टिड नाम के सेल ऑर्गन्स होते हैं। उन प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये प्लास्टिड्स आपने 9th क्लास में सेल ऑर्गन्स में पढ़े होंगे। अब हर एक जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और इसके 2 पार्ट होते हैं। एक ग्रेना वाला पार्ट होता है और एक स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है। ग्रेना में जो थाइलेकॉइड सिंगल जो यूनिट होती है, ग्रेना की जो सिंगल यूनिट होती है उसे थाइलेकॉइड कहते हैं। और जब थाइलेकॉइड बंडल्स के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो उन्हें ग्रेना कहते हैं। इस ग्रेना के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को ही क्लोरोफिल कहते हैं। और ये ही क्लोरोफिल होता है, ये लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसका जो बाकी का बचा हुआ पार्ट होता है, इस पार्ट में एक्वस फ्लूइड भरा होता है और इसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो एंजाइम इस स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। इस थाइलेकॉइड की जो इनर कैविटी होती है उसे ल्यूमन कहते हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होता है, इससे पहले हम थोड़ा सा स्टोमेटा की तरफ जाते हैं कि प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो आता है, प्लांट में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है वो स्टोमेटा वो प्लांट्स पर ओपन पोर्स होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इन पोर्स के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। इन पोर्स के थ्रू ही वाटर एक्सेस जो वाटर होता है वो प्लांट्स से बाहर निकलता है। अब हम फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म पे आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में 2 फेज़ होते हैं, एक होता है लाइट फेज़ और एक होता है डार्क फेज़। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो 2 फेज़ में कंप्लीट होती है, एक होती है लाइट फेज़, एक होती है डार्क फेज़। लाइट फेज़ जो होती है वो लाइट के ऊपर डिपेंड होती है, डार्क फेज़ जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। लाइट फेज़ में हम क्या करते हैं? तो लाइट फेज़ में हम वाटर को तोड़ा जाता है। लाइट फेज़ में वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस में तोड़ा जाता है और डार्क फेज़ में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। अब अगर हम लाइट रिएक्शन को देखें, लाइट फेज़ को देखें, तो लाइट रिएक्शन में मेनली 4 प्रोसेस होते हैं, 4 स्टेप होती है। सबसे पहली स्टेप होती है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही सनलाइट क्लोरोफिल पर गिरती है तो वो क्लोरोफिल एक्टिव होकर एनर्जी को निकालते हैं। अब जो एनर्जी निकली, फर्स्ट स्टेप क्या हुई? क्लोरोफिल पर जैसे ही सनलाइट गिरी क्लोरोफिल एक्टिव हुआ और उसने एनर्जी निकाली। अब जो एनर्जी निकली, इस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया। ये है एडीपी। एडीपी में एक फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ा तो एटीपी बन गए। अब इसमें एनर्जी रहती, इन बॉन्ड एटीपी में एनर्जी रहती कहाँ है? एटीपी और एडीपी में एनर्जी कहाँ रहती है? तो ये जो फॉस्फेट के बीच के जो बॉन्ड होते हैं, फॉस्फेट को आपस में जो बॉन्ड जोड़ते हैं वो एनर्जी बॉन्ड होते हैं और इन्हीं के अंदर एनर्जी होती है। अब कुछ एनर्जी को तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया। सेकंड प्रोसेस आती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट और लाइसिस मतलब तोड़ना। तो क्लोरोफिल की एक्टिवेशन से जो एनर्जी निकली उसे कुछ तो एटीपी के रूप में स्टोर कर लिया और कुछ एनर्जी को पानी को तोड़ने के लिए यूज़ करेंगे।
तो जब पानी के मॉलिक्यूल को लाइट एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ पर जो बची हुई थी उसमें से कुछ एनर्जी लेकर, उस एनर्जी को लेकर हमने हाइड्रोजन पानी के मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा, तो यहाँ हमें ऑक्सीजन मिली और हाइड्रोजन के आयन मिले। अब ये जो ऑक्सीजन है ये तो प्लांट ने बाहर कर दी, और ये जो हाइड्रोजन आयन है इनका फर्दर वो यूज़ करेगा अगली स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में जो NADP के मॉलिक्यूल होते हैं उनका रिडक्शन किया मतलब उनमें जो हाइड्रोजन आयन हमारे यहाँ निकले उन्हें जोड़ा, और जो एनर्जी यहाँ बची थी, जो एनर्जी क्लोरोफिल ने सनलाइट के गिरते ही बनाई थी, उसमें कुछ को तो ATP के फॉर्म में स्टोर कर लिया, कुछ एनर्जी का यूज़ यहाँ हाइड्रोजन पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कर लिया, और कुछ एनर्जी का यूज़ यहाँ NADP से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए यहाँ कुछ एनर्जी का यूज़ किया। NADP का रिडक्शन हुआ और NADPH के रूप में ये कन्वर्ट हो गया। अब ये जो हुई है ये ATP और ये NADPH, ये हमारी केमिकल एनर्जी बन गई। सनलाइट लाइट एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? ATP और NADPH के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ? केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। अब आई डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन बहुत सिंपल होती है। डार्क रिएक्शन में केवल कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को जोड़कर हमने ग्लूकोज बना लिया। अब इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 12 NADPH2 के मॉलिक्यूल लिए और 18 ADP के मॉलिक्यूल लिए, और जो स्ट्रोमा में जो एंजाइम थे उनकी हेल्प से ग्लूकोज बना। NADPH2 का ऑक्सीडेशन हो गया और ये अगेन NADP के फॉर्म में आ गया। ATP की एनर्जी यूज़ होकर ये अगेन ADP के फॉर्म में आ गया और फॉस्फेट अलग हो गए और वाटर के मॉलिक्यूल बने। अब ये जो डार्क रिएक्शन होती है ये, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। अब हम आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये अपने फूड के लिए प्लांट और दूसरे जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ये अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। इसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये बॉडी के अंदर सॉलिड फूड को लेते हैं और उसे फिर बॉडी के अंदर ले जा कर के फिर डाइजेस्ट करते हैं, उसे बॉडी के अंदर ले जा कर के उसका ब्रेक डाउन करते हैं। सॉलिड फूड का इंटेक किया और फिर उसे डाइजेस्ट किया, उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये क्या होते हैं? फीड डेड एंड डिकेइंग मैटर, या इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये अपने फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है फंजाई। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी भी दूसरे एनिमल के ऊपर रहते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। अब इसका एग्जांपल है कस्कुटा और टिक्स। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं, अब जैसे कि हमने प्लांट में तो देखा कि प्लांट ने अपना भोजन कैसे बनाया, प्लांट ने अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू कैसे लिया। अब हम आते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं अमीबा। अब अमीबा अपना जो न्यूट्रिशन है वो कैसे लेते हैं? तो अमीबा का न्यूट्रिशन हम देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू कि इसमें बने, ये एक अमीबा है, ये यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसने बाहर एक फूड का पार्टिकल पड़ा है, तो ये उस फूड के पार्टिकल के पास जाकर अपने सूडोपोडिया बनाता है, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है।
इसने अपनी सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड किया और उस फूड पार्टिकल के चारों ओर इसने सूडोपोडिया बनाना चालू किए, मतलब एक अपने दोनों हाथ बनाना चालू किए जिससे ये भोजन को इनटेक कर सके। और यहाँ से पूरे सूडोपोडिया बना करके इसने पूरा फूड अंदर ले लिया और एक फूड वैक्यूल बना दी। और इसके बाद फिर इस फूड वैक्यूल को सेल मेम्ब्रेन से अंदर खींच लिया। तो ये पूरी कंप्लीट फूड वैक्यूल हो गई और इसमें जो भी खाना था, इसमें जो भी उसका न्यूट्रिएंट था वो डिफ्यूज़न के थ्रू अंदर आ गया। और उसके बाद जो भी वेस्ट था उसे इसने अगेन इस वेस्ट को इसने सेल मेम्ब्रेन के पास भेज दिया और सेल मेम्ब्रेन ने उसे बाहर रिजेक्ट कर दिया। इसकी हम प्रोसेस ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, पहले इसने सूडोपोडिया बनाया, उसके बाद इसने फूड को कैप्चर किया,